हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड। दोस्तों, आज के सेशन के अंतर्गत आपकी जो सीटेट दिसंबर 2023 की क्लासेस चलती हैं उसमें आज आपकी एसएसटी की नेक्स्ट क्लास है, जिसमें आज का हमारा टॉपिक क्या है, खनिज और शक्ति संसाधन, जो कि क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 है। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, खनिज और शक्ति संसाधन। चलिए फिर सेशन को शुरू करने से पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए फिर बिना किसी देरी शुरू करते हैं। इसमें पहला पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट है कि प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संगठन हो खनिज कहलाते हैं। तो खनिज कौन से पदार्थ कहलाते हैं? जो प्राकृतिक रूप से प्राप्त हो और एक निश्चित रासायनिक संगठन अर्थात केमिकल कंपोजिशन होना चाहिए, मतलब एक रेशियो होना चाहिए किसी न किसी चीज़ से। आगे देखते हैं। आगे अब हम जब देख लेते हैं, क्या आप जानते हैं सेल किसे कहते हैं? तो सेल खनिज अवयवों के अनिश्चित संगठन वाले एक या एक से अधिक खनिजों का एक समूहन होता है। तो सेल क्या होता है कि एक से अधिक खनिजों का समूहन होता है, और इसमें क्या होता है कि खनिजों का संगठन अनिश्चित होता है। मतलब एक सेल होती है, उसमें क्या होता है कि बहुत सारे खनिज पाए जाएंगे और उनका जो केमिकल कंपोजिशन होगा, जो रेशियो होगा, जो परसेंटेज होगा, वह निश्चित नहीं होता है। ये देखते हैं अयस्क किसे कहते हैं। सेल जिनसे खनिज का खनन किया जाता है अयस्क कहे जाते हैं। सेल जिनसे खनिज का खनन किया जाएगा वे अयस्क कहलाते हैं। मतलब वे सेलें जिनसे खनिजों का खनन करना हम शुरू कर देंगे वे अयस्क कहलाने लगेंगे। अगला पॉइंट दिया गया है, यद्यपि 2800 से भी अधिक खनिजों की पहचान की गई है, लेकिन लगभग 100 अयस्क खनिज समझे जाते हैं। लगभग 100 ही अयस्क खनिज समझे जाते हैं। तो इसमें क्या आता है, सेल किसे कहते हैं? तो सेल जिसमें एक से अधिक खनिज पाए जाते हैं और उनका जो कंपोजिशन होता है वो फिक्स नहीं होता, निश्चित होता है, वे सेल कहलाती हैं। और जिनमें क्या होता है कि खनिजों का खनन स्टार्ट कर दिया जाता है वे अयस्क कहलाते हैं। और लगभग 100 अयस्क समझे जाते हैं, 100 अयस्क खनिज समझे जाते हैं। आगे देखते हैं। आगे है खनिजों के प्रकार। खनिजों के प्रकार देख लेते हैं। पृथ्वी पर 3000 से अधिक विभिन्न खनिज है। पृथ्वी पर 3000 से भी अधिक खनिज है और संरचना के आधार पर इन्हें 2 भागों में बांटा जाता है, धात्विक और अधात्विक। संरचना के आधार पर खनिजों को 2 भागों में बांटा जाता है, धात्विक और अधात्विक। धात्विक में क्या होता है कि कच्चे माल के रूप में धातु मिलती है, और अधात्विक में क्या होता है, कच्चे माल के रूप में अधातुएं होती हैं। और धात्विक को भी 2 भागों में बांटते हैं, लौह और अलोह। लौह में क्या होता है कि लोहा का मात्रा होती है, और अलोह में होता है कि लोहा नहीं होता। अलोह जो धात्विक खनिज होती है उसमें लोहा नहीं होता है। अब चलिए देख लेते हैं इसको डीप में। धात्विक खनिज में धातु कच्चे रूप में होती है, जो मैं बता रहा था। धात्विक खनिज में क्या होता है, धातुएं कच्चे रूप में होती हैं। धातुएं का विशेषताएं भी दी गई हैं। धातुएं कठोर पदार्थ हैं जो ऊष्मा और विद्युत की सुचालत करती हैं। तो जो धातुएं होती हैं वो क्या होती हैं, कठोर होती हैं, पहली बात, पहली विशेषता। दूसरी, ऊष्मा का सुचालन करती है, मतलब ऊष्मा को अपनी अंदर से बहने देती हैं। दूसरा, विद्युत को अपनी अंदर से प्रवाहित होने देती हैं। तीसरा क्या है कि इनके अंदर चमक होती है। तो 3-4 पॉइंट दिए गए धातुओं के बारे में। कठोर होती हैं, ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं और चमकदार होती हैं। लौह अयस्क, बॉक्साइट, मैग्नीज अयस्क इनके उदाहरण हैं। तो धात्विक खनिज के उदाहरण देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। लौह अयस्क, बॉक्साइट, मैग्नीज आदि। आगे देखते हैं। धात्विक खनिज लौह या अलौह हो सकते हैं। धात्विक खनिज को भी 2 प्रकारों में बांटा जाता है, लौह और अलौह। लौह धात्विक खनिज जैसे लोहा अयस्क, मैग्नीज, क्रोमाइट में लोहा होता है। तो जिनमें लोहा होता है धात्विक खनिजों में वे लौह धात्विक खनिज कहलाती हैं, जैसे कि मैग्नीज, क्रोमाइट, लौह अयस्क आदि। अलौह धात्विक खनिज कौन सी होती हैं देख लेते हैं। जिनमें लोहा नहीं होता वे अलौह धात्विक खनिज कहलाती हैं, जैसे कि सोना, चांदी, तांबा और शीशा आदि। अब देखते हैं दूसरा प्रकार, हम अधात्विक खनिज। दूसरा प्रकार क्या है, अधात्विक खनिज। तो जिसमें धातुएं नहीं होती हैं कच्चे माल के रूप में, कच्चे पदार्थ के रूप में, वे अधातु खनिज कहलाती हैं। मतलब इसमें क्या होगा कि जब हम शोधन करेंगे तो इसमें से कोई धातुएं प्राप्त नहीं होंगी। चूना पत्थर, अभ्रक, जिप्सम इन खनिजों के उदाहरण हैं। तो अधात्विक खनिजों के उदाहरण देख लीजिए, चूना पत्थर, अभ्रक और जिप्सम। खनिज ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम भी अधात्विक खनिज। जो खनिज ईंधन होते हैं, पेट्रोलियम, कोयला, इनसे भी कोई धातु प्राप्त नहीं होगी कच्चे माल के रूप में, तो ये भी अधात्विक खनिज के उदाहरण हो जाएंगे। खनिजों को खनन, प्रवेदन, आखनन द्वारा निष्कासित किया जाता है। तो खनिज को निष्कासन करने का 3 प्रकार दिया गया है, खनन, प्रवेदन और आखनन। चलिए अब तीनों को देख लेते हैं। खनन जो कि 2 प्रकार के होते हैं, विवृत और कूपकी। चलिए अब इन तीनों के बारे में हम जानते हैं कि खनिजों का निष्कासन हम कैसे कैसे कर सकते हैं। पृथ्वी की सतह के अंदर दबी शैलों से खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को खनन कहा जाता है। तो खनन क्या होती है, जैसे जेसीबी आदि चलती हैं, विभिन्न जो शैलें होती हैं, शैलों को तोड़कर खनिजों को जब निकाला जाता है तो क्या कहलाती हैं, खनन कहलाती हैं। खनिज जो कम गहराई में स्थित हो वे पृष्ठीय स्तर को हटाकर निकाले जाते हैं, इसे विवृत खनन कहते हैं। विवृत खनन जो खनन है उसे 2 प्रकार में हम बांटते हैं, विवृत और कूपकी। तो विवृत खनन किसे कहते हैं, जो बहुत ऊपर ही होती हैं, मतलब जो पृथ्वी में ऊपरी सतह पर ही होती हैं। तो इसमें दिया गया है जो कम गहराई पे होती हैं, पृष्ठीय स्तर को हटाकर निकाले जाते हैं, उसे विवृत खनन कहते हैं।
गहन वेदन जिन्हें कूपक कहते हैं, ये अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेपों तक पहुंचने के लिए बनाए जाते हैं। तो कूपकी खनन क्या होता है कि जो खनिजें जो होती हैं, जो संसाधन जो होते हैं वे अधिक गहराई में होती हैं, उन खनिज निक्षेपों को वहाँ तक पहुँचने के लिए क्या किया जाता है, कूपकी खनन किया जाता है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस धरातल के बहुत नीचे पाए जाते हैं, उन्हें बाहर निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई की जाती है, इसे प्रवेदन कहा जाता है। प्रवेदन किसे कहते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा अंदर पाई जाती हैं, जैसे कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, तो इनको ये बहुत ज़्यादा अंदर पाई जाती हैं धरातल के, तो इनमें क्या होता है कि इन्हें बाहर निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई की जाती है। तो जब हम गहन कूपों की खुदाई करते हैं तो ये क्या कहलाती हैं, प्रवेदन कहलाती हैं। ये सीटेट में प्रश्न बन चुका है कि पेट्रोलियम और जो विभिन्न प्राकृतिक गैसें हैं उसे किस विधि से निष्कर्षण किया जाता है, तो प्रवेदन विधि से। आगे देखते हैं, चित्र देख लीजिए, 3.4 चित्र बना है कि ये प्रवेदन विधि है। आगे देखते हैं, आगे है कि सतह के निकट स्थित खनिजों को जिस प्रक्रिया द्वारा आसानी से खोद कर निकाला जा सके उसे आखनन कहा जाता है। तो आखनन किसे कहते हैं, जो एकदम सतह के निकट होती हैं और खोद कर उन्हें निकाला जाता है, तो ये आखनन कहलाती है। तो फिर से देख लेते हैं, निष्कर्षण के 3 प्रकार हैं, खनन, प्रवेदन और आखनन। खनन क्या होता है, खनन को 2 प्रकारों में बांटते हैं, विवृत और कूपकी खनन। खनन में क्या होता है कि पृथ्वी के अंदर जो खनिज दबे होते हैं उन्हें जब हम खोद कर निकालते हैं तो खनन कहला जाता है। और इसमें विवृत खनन कौन सा होता है, जो बहुत कम गहराई पे होती है, मतलब बहुत ऊपरी सतह पे होती हैं, तो उन्हें जो निकाला जाता है वो विपरीत खनन से निकाला जाता है। कूपकी खनन क्या होता है कि जो थोड़ा सा अधिक गहराई में होती हैं उन्हें जब कूपक बना के निकाला जाता है तो कूपकी खनन कहलाता है। प्रवेदन जो बहुत ही ज़्यादा गहराई में होती हैं उन्हें क्या किया जाता है, उनके लिए क्या किया जाता है, प्रवेदन किया जाता है, जैसे कि पेट्रोलियम गैस और प्राकृतिक गैस। आखनन क्या होता है कि जो मतलब बहुत ज़्यादा ऊपर होती हैं और उन्हें फावड़ा आदि से खोद कर निकाल लिया जाता है तो आखनन कहलाया जाता है। आगे देखते हैं, आगे है खनिजों का वितरण। खनिजों का वितरण अब देखते हैं। धात्विक खनिज आग्नेय और कायांतरित शैल समूहों जिनमें से विशाल पठारों का निर्माण होता है में पाए जाते हैं। तो धात्विक खनिज किस शैलों में पाए जाते हैं, आग्नेय, इग्नियस और कायांतरित शैलों में पाए जाते हैं। और अधात्विक खनिज कहाँ पाए जाएंगे, तो अवसादी शैलों में अधात्विक खनिज पाए जाते हैं। तो इसको नोट कर लीजिएगा कि जो धात्विक खनिज है वह कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, वह आग्नेय और कायांतरित शैलों में पाई जाती हैं और अवसादी शैल में अधात्विक खनिज पाए जाते हैं। चलिए अब इसको देख लेते हैं पैराग्राफ को। धात्विक खनिज आग्नेय और कायांतरित शैल समूहों में जिनमें से विशाल पठारों का निर्माण होता है वहाँ पाए जाते हैं। उत्तरी स्वीडन में लौह अयस्क, अटोरिया कनाडा में तांबा और निकल के निक्षेप, दक्षिण अफ्रीका में लोहा, निकेल, क्रोमाइट, प्लेटिनम, आग्नेय का कायांतरित शैलों में पाए जाने वाले खनिजों के उदाहरण दिए गए हैं। तो इसमें उदाहरण बताए गए हैं। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि आग्नेय और कायांतरित शैलों में धात्विक खनिजें पाई जाती हैं और जो अवसादी शैल होता है, अवसादी शैल, उसमें क्या पाई जाती हैं, उसमें अधात्विक खनिजें पाई जाती हैं। आगे देखते हैं, आगे इसमें एक और पॉइंट दिया गया है कि खनिज ईंधन जैसे कि कोयला और पेट्रोलियम ये भी अधात्विक खनिज है, इसलिए ये भी अवसादी स्तर में ही पाए जाएंगे। ध्यान रखिएगा, ये भी धात्विक खनिज थोड़ी ना है। पेट्रोलियम और कोयला अधात्विक खनिज है और यह भी अवसादी स्तर पर पाए जाते हैं। तो इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब आगे देखते हैं। अब अगला पॉइंट है कि जो वितरण बताया जा रहा है एशिया में, देख लेते हैं। चीन और भारत के पास विशाल लौह अयस्क निक्षेप है। चीन और भारत के पास विशाल लौह अयस्क निक्षेप है। यह महाद्वीप विश्व का आधे से अधिक टिन उत्पादन करता है। तो एशिया महाद्वीप लगभग 50% से भी अधिक टिन का उत्पादन करता है। इसको नोट कर लीजिएगा। अब जो पॉइंट आएंगे बहुत इंपॉर्टेंट आएंगे। चीन, मलेशिया, इंडोनेशिया विश्व के अग्रणी टिन उत्पादक है। तो जो 50% से अधिक एशिया उत्पादन करता है उसमें से प्रमुख कौन है, चीन, मलेशिया, इंडोनेशिया आदि। चीन शीशा, एंटीमनी और टंगस्टन के उत्पादन में भी अग्रणी है। तो चीन जो है वह शीशा और एंटीमनी और टंगस्टन में भी प्रथम है। एशिया में मैग्नीज, बॉक्साइट, निकल, जस्ता और तांबा के भी निक्षेप है। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो जाएगा कि 50% से भी अधिक टिन जो उत्पादन होता है वह एशिया करता है और चीन जो है वह शीशा, एंटीमनी, टंगस्टन के उत्पादन में भी अग्रणी है। आगे देखते हैं। आगे पहले देख लेते हैं, क्या आप जानते हैं कि स्विट्जरलैंड में कोई ज्ञात खनिज निक्षेप नहीं है। स्विट्जरलैंड में कोई ज्ञात खनिज निक्षेप नहीं है, मतलब किसी भी प्रकार का खनिज अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। अब हम दूसरे महाद्वीप को देखते हैं, यूरोप में जो वितरण है उसको देखते हैं। यूरोप विश्व में लौह अयस्क का अग्रणी उत्पादक है। तो यूरोप जो है वह विश्व में लौह अयस्क का अग्रणी उत्पादक है। रूस, यूक्रेन, स्वीडन और फ्रांस लौह अयस्क के विशाल निक्षेप वाले देश हैं। तो रूस, यूक्रेन, स्वीडन और फ्रांस जो है वह लौह अयस्क के विशाल निक्षेप है, क्योंकि ये यूरोप के ही देश हैं, इसलिए यूरोप जो है वह विश्व के लौह अयस्क का अग्रणी उत्पादक है। तांबा, सीसा, जस्ता, मैग्नीज और निकेल खनिजों के निक्षेप पूर्वी यूरोप और यूरोपीय रूस में पाए जाते हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, यूरोप विश्व में लौह अयस्क का अग्रणी उत्पादक है। अब उत्तर अमेरिका को देख लेते हैं। उत्तर अमेरिका में खनिज निक्षेप 3 क्षेत्रों में अवस्थित है। ग्रेट लेक के उत्तर में कनाडियन शील्ड प्रदेश में, अपलेशियन प्रदेश में और पश्चिम की पर्वत श्रृंखलाएं में। तो कहाँ कहाँ है, 3 क्षेत्रों में इंपॉर्टेंट है। उत्तर अमेरिका में खनिज जो है वह 3 क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कनाडियन शील्ड प्रदेश में, अपलेशियन प्रदेश में और पर्वत श्रृंखलाएँ जो पश्चिम में पाई जाती हैं वहाँ। लौह अयस्क
निकल, सोना, यूरेनियम, तांबा का खनन कनाडियन शील्ड प्रदेश से होता है। तो कनाडियन शील्ड प्रदेश में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं? लौह अयस्क, निकल, सोना, यूरेनियम, तांबा आदि। आगे देखते हैं। और कोयले को अपलेशियन प्रदेश में होता है। कोयला जो होता है वो अपलेशियन प्रदेश में होता है। पश्चिमी कार्डिलेरा जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं उसमें तांबा, सीसा, जस्ता, सोना और चांदी के विशाल निक्षेप हैं। अब हम अगले महाद्वीप दक्षिण अमेरिका को देख लेते हैं। ब्राज़ील विश्व में उच्च कोटि के लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो उच्च कोटि की लौह अयस्क का बात होगी तो ब्राज़ील सबसे प्रथम पे आएगा। और वैसे लौह अयस्क की बात होगी तो कौन सा प्रथम पे आएगा? यूरोप आएगा। यूरोप महाद्वीप जो है वह जो लौह अयस्क में प्रथम आएगा अगर महाद्वीप में बात होगी। और उच्च कोटि में ब्राज़ील प्रथम आएगा। विश्व में उत्पादक में सबसे प्रथम देश आएगा। चिली और पेरू तांबे के अग्रणी उत्पादक है। चिली और पेरू जो है वह तांबे के अग्रणी उत्पादक हैं। ब्राज़ील और बोलीविया विश्व में टिन के सबसे बड़े उत्पादकों से में ही एक है। तो ब्राज़ील और बोलीविया जो है वह विश्व में सबसे बड़े टिन उत्पादकों में से भी एक है। आगे देखते हैं। दक्षिण अमेरिका के पास सोना, चांदी, जस्ता, क्रोमियम, मैग्नीज, बॉक्साइट, अभ्रक, प्लेटिनम और एस्बेस्टस और हीरा के विशाल निक्षेप है। इंपॉर्टेंट है कि दक्षिण अमेरिका के पास इन खनिज की जो निक्षेप हैं वो बहुत विशाल मात्रा में है। खनिज तेल वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चिली, पेरू और कोलंबिया में पाए जाते हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि ब्राज़ील में उच्च कोटि के लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक ब्राज़ील है। आगे देखते हैं। आगे अब अफ्रीका को देखते हैं। अफ्रीका खनिज संसाधनों में धनी है। ध्यान रखिएगा, अफ्रीका जो महाद्वीप है खनिज संसाधनों में धनी है। यहाँ हीरा, सोना और प्लेटिनम का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है। तो जो अफ्रीका है वह हीरा, सोना और प्लेटिनम में विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक जो महाद्वीप है। दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और जायरे विश्व के सब सोने का एक बड़ा भाग उत्पादित करते हैं। तो दक्षिण अफ्रीका जो देश है, जिम्बाब्वे और जायरे जो है वह विश्व के सोने के सबसे बड़े भाग को उत्पादित करते हैं। तांबा, लौह अयस्क, क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट और बॉक्साइट दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले अन्य खनिज हैं। तो लगभग सारे खनिज अफ्रीका में पाए जाते हैं। तेल नाइजीरिया, लीबिया और अंगोला में पाया जाता है। अब इसमें पहले देख लेते हैं। क्या आप जानते हैं हरा हीरा एक दुर्लभतम हीरा है। हरा हीरा जो है वह, हीरा तो वैसे ही दुर्लभतम धातु है लेकिन उसमें से हरा हीरा जो है वह और दुर्लभतम है। विश्व की प्राचीनतम शैलें पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में है। अगला पॉइंट इसमें दिया गया है कि विश्व की प्राचीनतम शैलें कहाँ है? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है। वे 430 करोड़ वर्ष पूर्व बने और ये 430 करोड़ वर्ष पूर्व बने हैं पृथ्वी के निर्माण के मात्र 30 करोड़ वर्ष बाद। तो पृथ्वी के निर्माण मात्र 30 करोड़ वर्ष बाद ये शैलें बनी थी जो ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती हैं। लगभग 430 करोड़ वर्ष पूर्व बने थे। आगे अब देखते हैं। अब ऑस्ट्रेलिया के बारे में देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी बीपीएससी में भी यह प्रश्न आया था। ऑस्ट्रेलिया जो है वह विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। और इससे क्या मिलता है? इससे हमें एल्युमिनियम मिलता है। नोट कर लीजिए, इससे हमें क्या मिलता है? इसे हमें एल्युमिनियम मिलता है। आगे देखते हैं। यह सोना, हीरा, लौह अयस्क, टिन और निकल का अग्रणी उत्पादक है। यह सोना, हीरा, लौह अयस्क, टिन आदि का भी अग्रणी उत्पादक है, मतलब उत्पादन करता है ठीक ढंग से, ठीक मात्रा में। यह तांबा, शीशा, जस्ता, मैग्नीज में भी संपन्न है। यह जो है वह तांबा, शीशा, जस्ता और मैग्नीज में भी संपन्न है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के कालगुडली और कुलगार्डी क्षेत्रों में सोने के बड़े निक्षेप है। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि ऑस्ट्रेलिया विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। आगे अब देखते हैं अंटार्कटिका के बारे में। विभिन्न खनिज निक्षेप पूर्वानुमान से कुछ संभवतः विशाल के लिए अंटार्कटिका का भूमि विज्ञान पर्याप्त रूप से सुप्रसिद्ध है। ट्रांस अंटार्कटिक पर्वत में कोयले और पूर्वी अंटार्कटिका के प्रिंस चार्ल्स पर्वत के निकट लोहे के महत्वपूर्ण मात्रा में निक्षेप का पूर्वानुमान किया गया है। अब हमारा अगला पॉइंट है परंपरागत स्रोत कौन से हैं। खनिजों के जो परंपरागत स्रोत हैं जो हमें यूज करते हैं संसाधन के, वे कौन से हैं जिन्हें हम संसाधनों का जो प्रयोग करते हैं उनके परंपरागत स्रोत का क्या मतलब होता है उसको चलिए देखते हैं। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत वे हैं जो लंबे समय से सामान्य उपयोग में लाए जा रहे हैं। तो ऊर्जा के परंपरागत स्रोत कौन से हैं जो काफ़ी समय से हम यूज में ला रहे हैं। ईंधन और जीवाश्म ईंधन परंपरागत ऊर्जा के दो मुख्य स्रोत हैं। तो ईंधन और जीवाश्मी ईंधन जो होते हैं वह ऊर्जा के परंपरागत स्रोत के मुख्य उदाहरण हैं। आगे देखते हैं। अब इसमें पहला उदाहरण क्या है? ईंधन। ईंधन को देखते हैं। हमारे देश में ग्रामीण द्वारा उपयोग की गई 50% से अधिक ऊर्जा ईंधन से प्राप्त होती है। तो हमारे देश में लगभग 50% से भी अधिक जो ऊर्जा प्राप्त की जाती है वह ईंधन से ही प्राप्त होती है, जो ग्रामीण लोग होते हैं। आगे देखते हैं। आगे अगला पॉइंट है कि पौधों और जानवरों के अवशेष से जो लाखों वर्ष तक धरती के अंदर दबे रहते हैं, ताप और दाब के प्रभाव से जीवाश्म ईंधन में परिवर्तित हो जाएंगे। तो पौधे और जानवरों के अवशेष से जो लाखों वर्षों तक धरती में दबे रहते हैं और वह ताप और दाब जब पाते हैं तो वह ईंधन में परिवर्तित हो जाते हैं और उनमें जीवाश्म चूंकि पाया जाता है इसलिए ये जीवाश्मी ईंधन कहलाते हैं। और इसके उदाहरण है जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि। तो ये भी जो है कैसे हैं? परंपरागत के स्रोत हैं, क्योंकि ईंधन और जीवाश्मी ईंधन मैंने बताया ना परंपरागत के स्रोत हैं। और जीवाश्मी ईंधन क्या होता है कि जो पौधे और जानवरों के अवशेष होते हैं लाखों
समय मिट्टी में दबे रहते हैं और ताप और दाब के कारण क्या होते हैं, जीवाश्म ईंधन में परिवर्तित हो जाते हैं। आगे आप देखते हैं कोयला। कोयला भी एक परंपरागत स्रोत है क्योंकि ये भी जीवाश्मी ईंधन है। कोयले से प्राप्त विद्युत को तापीय ऊर्जा कहते हैं। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर प्रश्न बनेगा तापीय ऊर्जा किसे कहते हैं, तो कोयला से प्राप्त ऊर्जा को तापीय ऊर्जा कहा जाता है। कोयला जिसका हम आज उपयोग कर रहे हैं वह लाखों वर्ष पूर्व विशाल फर्न और दलदल के पृथ्वी की परतों में दबने से बना है। तो कोयला कैसे बना है, हम जिसका प्रयोग कर रहे हैं वह लाखों वर्ष पूर्व जो विशाल दलदल के पृथ्वी की परत में दबने से हुआ, मतलब विशाल जो फर्न थे, विशाल मतलब जो पौधे आदि थे उनके दबने से बना है। इसलिए इसे अंतर्हित धूप के रूप में जाना जाता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं, अंतर्हित धूप के रूप में माना जाता है। आगे देखते हैं, आगे है कि विश्व में अग्रणी कोयला उत्पादक देशों में चीन, यूएसए, जर्मनी, रूस, अफ्रीका और फ्रांस है। तो विश्व में अग्रणी कोयला उत्पादक में सर्वप्रथम कौन है, चीन है। इसको नोट कर लीजिएगा। भारत के कोयला उत्पादक क्षेत्र देख लेते हैं। रानीगंज जो पश्चिम बंगाल में है तथा झरिया, धनबाद और बोकारो झारखंड में है। तो भारत में कोयला उत्पादक के प्रमुख क्षेत्र रानीगंज पश्चिम बंगाल में और झरिया, धनबाद, बोकारो झारखंड में है। अगला शब्द है कि शब्द उत्पत्ति देख लेते हैं। पेट्रोलियम। पेट्रोलियम शब्द लैटिन शब्द पेट्रो का अर्थ है शैल और ओलियम अर्थ जिसका है तेल से लिया गया है। मतलब पेट्रोलियम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, पेट्रो प्लस ओलियम। पेट्रा का अर्थ होता है शैल और ओलियम का अर्थ होता है तेल, इसलिए पेट्रोलियम का अर्थ है शैल तेल से, मतलब जो शैल से प्राप्त तेल होता है उसे पेट्रोलियम कहा जाता है साधारण शब्दों में। और यह दो शब्दों से मिलकर बना है, पेट्रो प्लस ओलियम। आगे देखते हैं, पेट्रोलियम और इससे बने उत्पाद को काला सोना कहा जाता है। तो काला सोना किसे कहते हैं, पेट्रोलियम और इससे बने उत्पाद को हम क्या कहते हैं, काला सोना कहते हैं। अगला पॉइंट है कि भारत में मुख्य उत्पादक क्षेत्र असम में डिगबोई, मुंबई में बॉम्बे हाई और तथा कृष्णा और गोदावरी नदियों के डेल्टा है। तो जो पेट्रोलियम के जो मुख्य उत्पादक क्षेत्र हैं भारत के वो कौन से हैं, असम में डिगबोई क्षेत्र है, मुंबई में बॉम्बे हाई क्षेत्र है और कृष्णा और गोदावरी नदी के डेल्टा क्षेत्र हैं। आगे देखते हैं प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम निक्षेपों के साथ पाई जाती हैं। तो पेट्रोल के साथ ही प्राकृतिक गैस भी पाई जाती हैं और तब यह निर्मुक्त होती हैं। युमुक्त कब होती हैं, जब अपरिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है। तो प्राकृतिक गैस जो होती हैं वो पेट्रोलियम के साथ ही पाई जाती हैं और जब पेट्रोलियम को धरती पर लाया जाता है उसे साफ करने से पहले तो वे पेट्रोलियम जो प्राकृतिक गैस होती हैं वह मुक्त हो जाती हैं। अगला पॉइंट इसमें क्या है कि भारत में जैसलमेर, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा और मुंबई के कुछ अपतटीय क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस संसाधन है। तो कहाँ कहाँ प्राकृतिक गैस संसाधन है, जैसलमेर, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा और मुंबई के कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है प्राकृतिक गैस संसाधन। विश्व में बहुत कम देशों में ये प्राकृतिक गैस पाई जाती है। ध्यान रखिएगा, विश्व के बहुत कम देशों में ही प्राकृतिक गैस पाई जाती है। आगे अब देखते हैं, आगे अब अगला पॉइंट हमारा था, क्या आप जानते हैं विश्व का पहला जल विद्युत उत्पन्न करने वाला देश नॉर्वे है। इसको नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि पहला जल से विद्युत उत्पन्न करने वाला देश कौन सा है, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, नॉर्वे हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिएगा, नॉर्वे, जिसकी राजधानी क्या है, स्वीडन है। इसकी राजधानी स्वीडन है और विश्व में जल विद्युत उत्पन्न करने वाला पहला देश कौन सा हो जाएगा, नॉर्वे हो जाएगा। आगे अब देखते हैं, अगला पॉइंट है कि विश्व का प्रथम सौर और पवन चालित बस अड्डा स्कॉटलैंड में है। पहली बात क्या हो जाएगी, जल विद्युत उत्पन्न करने वाला पहला देश नॉर्वे और सौर और पवन चालित जो बस अड्डा पहला है वह कहाँ है, स्कॉटलैंड में है। इसको नोट कर लीजिएगा, वह कहाँ है, स्कॉटलैंड में है। पहला सौर और पवन चालित बस अड्डा स्कॉटलैंड में है। आगे देखते हैं, अब हमारा अगला पॉइंट है परमाणु ऊर्जा। चलिए देखते हैं, भारत में राजस्थान और झारखंड के पास यूरेनियम के विशाल निक्षेप है। तो भारत में राजस्थान और झारखंड के पास यूरेनियम के विशाल निक्षेप हैं। थोरियम विशाल मात्रा में केरल के मोनोजाइट बालू में पाए जाते हैं। जो थोरियम पाए जाते हैं वह केरल के मोनोजाइट बालू के पाए जाते हैं। भारत में स्थित परमाणु ऊर्जा के केंद्र तमिलनाडु में कलपक्कम है, महाराष्ट्र में तारापुर है, राजस्थान में कोटा के निकट राणा प्रताप सागर और उत्तर प्रदेश में नरौरा और कर्नाटक में कैगा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भारत में राजस्थान और झारखंड के पास यूरेनियम के निक्षेप पाए जाते हैं। थोरियम कहाँ पाया जाता है, केरल के मोनोजाइट बालू में पाया जाता है। और भारत में जो प्रमुख परमाणु केंद्र है वह तमिलनाडु में कलपक्कम, महाराष्ट्र में तारापुर, राजस्थान में कोटा के निकट राणा प्रताप सागर और उत्तर प्रदेश में नरौरा और कर्नाटक में कैगा है। अगला पॉइंट है भूतापीय ऊर्जा क्या होती है। ताप ऊर्जा जो पृथ्वी से प्राप्त की जाती है उसे भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। तो जो पृथ्वी से प्राप्त ऊर्जा होती है उसे क्या कहते हैं, भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट है यूएसए विश्व का सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा का संयंत्र है। यूएसए में विश्व का सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा का संयंत्र है। नोट कर लीजिएगा, यूएसए में विश्व का सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा का संयंत्र है। भारत में भूतापीय ऊर्जा के संयंत्र हिमाचल प्रदेश में मणिकरण और लद्दाख में पूगा घाटी में स्थित है। तो भारत में भूतापीय ऊर्जा के संयंत्र कहाँ कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में मणिकरण में और लद्दाख में पूगा घाटी में स्थित है। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट है
कि ज्वारीय ऊर्जा किसे कहते हैं? ज्वार से उत्पन्न ऊर्जा को ज्वारीय ऊर्जा कहा जाता है। ज्वार से उत्पन्न ऊर्जा को ज्वारीय ऊर्जा कहा जाता है। अगला पॉइंट इसमें है, क्या आप जानते हैं विश्व का पहला ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन फ्रांस में बनाया गया था? तो विश्व का पहला ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन कहाँ बनाया गया? फ्रांस में बनाया गया। नोट कर लीजिएगा, ये जो चैप्टर है ये बड़ा चैप्टर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसमें जो पॉइंट्स हैं वो ज़्यादा हैं, इसलिए इसको नोट कर लीजिएगा। सारे पॉइंट्स आप नोट कर लीजिएगा अपनी नोट्स में। विश्व का पहला ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन फ्रांस में बनाया गया। आगे देखते हैं अब अगला हमारा शायद आज का लास्ट पॉइंट है कि बायोगैस क्या होती है। तो जैविक अपशिष्ट जैसे कि मृत पौधे और जंतुओं के अवशेष, पशुओं के गोबर, रसोई के अपशिष्ट को गैसीय ईंधन में बदला जा सकता है, इसे बायोगैस कहते हैं। तो बायोगैस किसे कहते हैं? तो जैविक अपशिष्ट होते हैं जैसे कि मृत पौधे, जंतुओं के जो अवशेष होते हैं, पशुओं के गोबर आदि, रसोई के जो अपशिष्ट बनते हैं, जो विभिन्न जो हम खाना आदि बनाते हैं उसके जो अपशिष्ट बचते हैं उसको गैसीय ईंधन में हम बदल सकते हैं, इसे ही क्या कहते हैं? बायोगैस कहते हैं। उसके बाद आज के चैप्टर को हम समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि आपको यह चैप्टर पसंद आया होगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसमें जो पॉइंट्स हैं वो ज़्यादा हैं, इसलिए क्लास भी लंबी हो गई है, लेकिन इसके पॉइंट्स सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बहुत बार आए हैं, इसलिए सारे पॉइंट्स को नोट कर लीजिएगा और इसकी PDF भी जल्दी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलिए फिर इसी के साथ हम आज की क्लास को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।